बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन और मेट्रो वन न्यूज के इलेक्शन के सेट पे हम आपके सामने मौजूद हैं। इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद भी मेट्रो वन न्यूज से इलेक्शन की तमाम तर तफसीलात आपको हम देते रहेंगे लम्हा बा लम्हा। और बल्कि आपसे हम ये कहेंगे कि यूट्यूब चैनल्स पे भी आप ये देखिए कि इलेक्शन के किस तरह के हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जरूर देखना चाहिए। स्पेशली कराची और सिंध की सूरत हाल से लम्हा बा लम्हा सिर्फ और सिर्फ मेट्रो वन न्यूज आपको आगाह कर रहा है। इस वक्त जो है वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त तो था ही, लेकिन उसके साथ ही कल 10 साल की सजा दी गई और उसके बाद आज जैसे देखा जाए तो 14 साल की सजा बानी पीटीआई को और उनकी अहलिया को यानी कि साबिक खातून अव्वल को भी दे दी गई। नहायत अफसोसनाक लम्हा, लेकिन जो तीर और शेर के चाहने वाले मतवाले और ये कहने वाले तीर और शेर को वोट दीजिए, एक तरफ तो वो अफसोस करते हैं और दूसरी तरफ तानेबाजी का सिलसिला नहीं छोड़ते। ताने अपनी जगह है जनाब कि ये सजा होनी चाहिए थी, चोरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, और दूसरी तरफ कोई कहता है कि अपनी भी पॉलिसीज पे तवज्जो देनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि आज जो इमरान खान साहब को सजा हुई है, बानी पीटीआई को सजा हुई है, वही वाले जज हैं जिन्होंने 2018 में भी किसी और को भी सजा दी थी। क्या ये अमल पाकिस्तान में ऐसे ही जारी रहेगा और इसी तरह से हम इलेक्शंस जीते आएंगे कि जनाब तानों पे ही हुकूमत है और वादों पे ही हुकूमत है? कौन सा वो रोड मैप है, कौन सी वो डेवलपमेंट है जो आपके को किसी भी पार्टी के मंशूर में नजर आती है कि जनाब ये करेंगे तो पाकिस्तान इस तरह से तरक्की करेगा? ऐसे नहीं चलने वाला जनाब। ये 2024 के इलेक्शंस हैं और 2024 के इलेक्शंस फैसला कुन इलेक्शन साबित होने वाले हैं। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्त नुमान रिजवी साहब, आप तजियाकार हैं, और MKM से मुईद अनवर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम लोगों को मैं अपनी प्रोग्राम में वेलकम करूंगी और सबसे पहले बात करते हैं मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आज एक साबिक वजीर आजम को सजा सुनाई जाती है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए सना, जैसे आज मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल सरदारी साहब ने जलसे में कहा कि हम खान साहब की जो आज उनको सजा हुई है और उनकी वाइफ को भी सजा हुई है आज, तो उसका हम कोई जश्न तो नहीं मना रहे, ना हम उनकी तरह दूसरों को जेलों में भर के और जैसे उन्होंने अपने दौर में किया और उसको फिर वो एक चेरिश करते थे, तो हम उस तरह का रवैया तो ना हमारी रवायत है ना हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जमहूरी कोई भी लीडर हो उसके साथ एक प्रॉपर जस्टिस सिस्टम हो, और अगर जो भी हुआ है उनके साथ जहाँ तक हम समझते हैं वो उसके जिम्मेदार काफ़ी हद तक खुद हैं, और उनकी पार्टी के ही जो उनके साथ लेफ्ट और राइट होते थे उन्होंने ही उनको इस दहेज तक पहुँचाया है, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो, चाहे वो 9 मई का केस हो, जिसके हवाले से आज उनकी पार्टी एक तितर-बितर हो चुकी है और उनके पास जो है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और ये कोई अच्छी तारीख नहीं है पाकिस्तान में, अगर हम इस तारीख को दोहराएं कि एक वजीर आजम को जो है वो फांसी लगा दी गई, एक को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, दूसरा जेल की सलाखों के पीछे है, एक को जो है वो शहीद कर दिया गया। लेकिन अगर भुट्टो साहब की बात की जाए तो कुछ हल्का ये भी कहता है कि खुद साबिक चेयरमैन पीटीआई के अपने हाथों से ही ये सब कुछ हुआ है। तो आपको भी अगर हिस्ट्री में आप झांके तो आपको याद होगा कि भुट्टो साहब का भी रवैया कुछ ऐसा ही था। तो क्या ये करना चाहिए था उनके साथ जो भुट्टो साहब के साथ हुआ? जब उनको सजा दी जा रही थी, जब उनके बारे में बयानात हो रहे थे, तो खामोश तो नहीं बैठा जा सकता, रिएक्शन तो आता है। इसी तरह से साबिक चेयरमैन पीटीआई का भी रिएक्शन आया है। देखें, बहुत फ़र्क है भुट्टो साहब के साथ। जब जो भी कुछ उनके साथ ज़िया-उल-हक ने ज़्यादती की, उनकी हुकूमत टॉपल की, उसके बाद उनके केस चला है, तो जब उनका ट्रायल भी होता था तो उन्होंने इट्स ऑन रिकॉर्ड, कोई हम मतलब अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये आप पता कर सकती हैं कि उन्होंने ऑन ट्रायल जो उस टाइम जो जज साहिबान थे उनके सामने कहा कि आई हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स इन माई हार्ट, बट मैं वो कभी भी जो स्टेट सीक्रेट्स हैं मैं अपनी ज़ात को बचाने के लिए मैं कभी वो आपके सामने नहीं रखूंगा, वो राज मेरे साथ कब्र में ही जाएंगे।
ये अल्फाज से उस प्राइम मिनिस्टर के जिसको पता था कि उसको फांसी होगी। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे खान साहब को फांसी नहीं हो रही थी। हम खान साहब की जब साइफर वाला इशू जो वो लेके आए, उन्होंने लहराया पेपर, उस वक्त उनकी एक हुकूमत जो है वो एक कानूनी तरीके से जारी थी। एक भुट्टो साहब की हुकूमत तो गैर कानूनी तरीके से हटाई गई थी। ये तो कानूनी तरीके से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, जो कि मोहतरमा के जमाने में भी लाया गया था। तो कहने का मकसद है, खान साहब ने उसको जो एक साइफर का एक रंग दिया, और जो भी उसको आज लेट द कोर्ट डिसाइड, हम उस पर कुछ वो नहीं कहना चाह रहे, कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन खान साहब ने उसको एक अपने आप को आगे रखा और रियासत को पीछे रखा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती थी। एज अ स्टेट्समैन किसी भी पॉलिटिशियन को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। भुट्टो साहब से तो कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि भुट्टो साहब ने कोई भी ऐसी स्टेट सीक्रेट, उनके जमाने में तो बहुत सारे राज थे उनके पास जो उन्होंने कभी भी ना उन्होंने लिखा उन राजों के बारे में, ना उन्होंने अपने ट्रायल के दौरान बयान किया। तो मेरे ख्याल में इस केस का भुट्टो साहब से मुआवजा करना इट्स अनफेयर। इमरान खान साहब, हाँ, हम ये कहते हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक ड्यू ट्रायल होना चाहिए, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, और हम नहीं चाहते कि कोई भी जमहूरी हुकूमत, कोई भी जमहूरी पार्टी जो है उनके लीडर को विक्टिमाइज किया जाए। तो हम तो इस चीज से भुगत चुके हैं। आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो पीटीआई लोग, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनको ये सब चीजें नजर आ रही हैं, तो उनको ये बहुत खौफनाक नजर आ रही हैं, तो उनको बुरा लग रहा है। उनको लग रहा है कि इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता। अगर आज 1977 में सोशल मीडिया होता तो शायद फिर पता नहीं क्या होता, फिर उस जमाने में फिर शायद भुट्टो साहब को फांसी भी नहीं होती। तो बात यह है कि आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, चीजें छोटी छोटे अरेस्ट इनके भी जो हो रहे हैं तो वो सामने आ रहे हैं। उस जमाने में तो कोड़े लगाए जाते थे लोगों को। तो मुझे पता है मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरे एक तो कमेंट में करती जाऊं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगी। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो उस जुर्रत और उस जुबान पे बात की थी जो चीजें दोनों लीडर में थोड़ी हमें सिमिलर लगती हैं। अब मैं आती हूँ दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे ये जो बात है जो हम देख रहे हैं तारीख में, पीपल्स पार्टी ने सिंपैथी वोट लिया है, पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हो सकी। ये बात तो शायद फैसला साजों को भी समझनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये फैसले देना सिंपैथी को क्रिएट कर रहा है और उसके साथ साथ इसके बाद में भी नताइज भुगतने पड़ेंगे? देखिए, ये तो जो 8 फरवरी के जो नताइज होंगे उससे ही अंदाजा लग सकेगा कि कितनी सिंपैथी इनको मिली है, कितनी सिंपैथी नहीं मिली है। क्योंकि मैं समझता हूं कि खान साहब का जो 3-3.5 साल का दौर था, उसमें जो गवर्नेंस के मामला थे, वो भी जो पढ़े लिखे, जो सेंसिबल वोटर्स हैं, जिनको अंदाजा है कि ये किस वजह से पाकिस्तान इस बहरान का शिकार हुआ है, तो वो तो समझ सकते हैं कि ये इसमें काफी हद तक खान साहब को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने उसको जाया किया है। तो उसके बाद आज इस नहज तक अगर पहुंचे हैं तो उसमें उनकी अपनी जिम्मेदारी थी और उनका अपना कसूर था। तो इस वक्त वो अपना वोट जाया शायद ना करें, तो या तो वो एब्सटेन करेंगे, या तो वो वोट, मेरे ख्याल में जो उनके पास सेकंड ऑप्शन है वो पीपल्स पार्टी ही हो सकती है। लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं, हम तो चाहते हैं कि फेयर गेम हो, इलेक्शंस फेयर हो, ताकि कल को इलेक्शन के बाद कोई पार्टी खड़ी होकर ये ना बोले कि भाई हमारे साथ जो है वो अनफेयरनेस हुई है। क्योंकि हम तो आज से नहीं, हम तो अक्सर जो भी इलेक्शंस होते थे उनमें कहीं ना कहीं हमारे रिजर्वेशंस होते थे और हमने मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, कुछ देर पहले आपने सोशल मीडिया की बात की कि अगर सोशल मीडिया 77 में होता तो ना जाने क्या हालात होते। तो मेरे तो ख्याल है कि सोशल मीडिया अगर 2008 से भी पहले इतना ज्यादा, और जो फेसबुक है पाकिस्तान में वो लगभग बेश 2008 में ही ज्यादा एक्टिव हुई है, आ तो 2003 में गई थी पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर है बाद में आया, तो क्या फिर सोशल मीडिया का दौर अगर पहले होता तो क्या ये दो हुकूमतें जो कि वक्फे से हम पाकिस्तान में देखते हैं ये होती? फिर कोई ये सवाल पूछता उस वक्त भी कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है इन पार्टीज की जो कि पाकिस्तान में हुकूमतें करती रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया अगर 70s में या 80s में होता तो वो ये भी पूछता कि इन पार्टीज को उनका वक्त पूरा करने क्यों नहीं दिया गया, वो ये भी पूछता कि इन पार्टीज को फुल फ्लेज गवर्नेंस करने क्यों नहीं दी गई, वो ये भी पूछता कि भाई इन पार्टीज को श्रिंक करने के लिए आपने दूसरी पार्टियों को क्यों जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया। PMLN को क्रिएट किया गया पंजाब में पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए, MQM को कराची में क्रिएट किया गया पीपल्स पार्टी को सिंध में कमजोर करने के लिए। तो सोशल मीडिया में फिर ये सवाल भी उठते हैं
लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्योंकि उस जमाने में सिर्फ एक अखबार होता था और पीटीवी न्यूज जो रात के 9 बजे तक मेरे ख्याल में होता था उस जमाने में, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में और इतने ना तबसरे होते थे जितने माशाल्लाह जैसे आप जैसे सीनियर एंकर्स हैं जो तज्जिया निगार भी हैं और जो अपनी ओपिनियंस भी देते हैं, तो उनसे आज जो हमारा सोसाइटी है, जो माशरा है, वो देखता है, सीखता है कि उनको पता चलता है कि क्या करंट अफेयर्स में क्या पोजीशन है पाकिस्तान की और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी क्या पोजीशन है। यहाँ पे तो मेरे सवाल ख्याल ये में नहीं है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस पॉलिसी से तो बड़ी मैं मुत्तफिक हूँ और अच्छी बात है कि आप जैसे यंगस्टर भी आ रहे हैं और उनकी वो सियासत शायद उनकी पार्टीज में से ही किसी को लेके डूबेगी जो वो कहते हैं जनाब बूढ़ों की सियासतें खत्म हो चुकी हैं, नए चेहरों की जरूरत है। हम भी वही नए चेहरे हैं, आप भी वही नया चेहरा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ, 3 साल 7 महीने की गवर्नमेंट को 70 सालों की कारकर्दगी से कंपेयर किया जा सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि 3.5 साल की जो गवर्नमेंट थी उसमें आप देखें कि उसमें जिस तरह की इनको सपोर्ट हासिल थी, जिस तरीके से इनको जो है वो जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की सपोर्ट हासिल थी, जिस तरीके से इनके हर मामला तय किए जाते थे, इनको पार्लियामेंट में जो है ना वो लोग ला के भर भर के जहाज में पहुंचाए जाते थे, इनको पंजाब में कोई मुश्किल खान साहब ने किया खान साहब ने एक इलेक्शन लड़ा, ठीक है, होंगे पॉपुलैरिटी वोट मिल रहा होगा उनको, उस पर हम कोई डिसएग्री नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से उनको घर बैठे पूरी पंजाब हुकूमत बना के दी गई, जिस तरह उनको वफाकी हुकूमत बना के दी गई, जिस तरह उनको हर मामला उनके जो पार्लियामेंट के अंदर होते थे वो तय किए जाते थे। कश्मीर के इशू पे उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा, मैं इनके सामने बात ही नहीं करूंगा ऑपोजिशन के सामने, उस मामले को भी सॉर्ट आउट किया गया। तो मतलब इतना तो लाडलापन तो किसी पार्टी को नहीं मिला, इतना तो लाडलापन किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिला। तो भुट्टो साहब अगर 4 साल उन्होंने जो गवर्नमेंट की जो आज तक लोग याद करते हैं तो वो अपनी काबिलियत पे की थी, किसी के वो थे तो उनकी सपोर्ट पब्लिक थी, उनकी सपोर्ट उनकी टीम थी, उनकी टीम कॉम्पिटेंट थी, टीम छोड़ के नहीं की उनको। ये पॉइंट बिल्कुल आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप ये बात कर रहे हैं। चलिए मैं दूसरी बातें जो हैं वो हमारे तज्जियाकार हैं उनसे करूंगी, लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन जो है जो जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। भुट्टो साहब के दौर में 70% नुमाइंदगी पंजाब में आपकी मौजूद थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में 30% थी, जबकि जरदारी साहब के दौर में 7% रह गई है। अब आगे आप पंजाब में पीपल्स पार्टी को किस तरह से देखते हैं, कैसे आपका वोटर वापस आएगा या आप वोटर बना सकते हैं वापस से? देखिए पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक पंजाब में था उसको डिलिबरेटली ये जो 2013 के बाद जो खान साहब के जो एक कैंपेन चलाई गई उनको लॉन्च किया गया, तो उसमें हमारे काफ़ी हद तक जो टारगेट तो हमारे वोटर्स को ही किया गया पंजाब में, और उनको एक तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट किया गया और मीडिया कैंपेन, एक प्रॉपर मीडिया कैंपेन चली थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। देखिए इनकॉम्पिटेंस पीटीआई की दौर से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि इंटरनेट का कोई इशू है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब से हमारा राब्ता है। ठीक है जनाब, मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब से कुछ देर में हम राब्ता करते हैं। चीज़ें जिस तरह से जा रही हैं, पंजाब एक अपने तौर पे सवालिया निशान है और फिर से हमारा राब्ता हो चुका है। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो पंजाब में हमारा वोट बैंक हमारे पास दोबारा इंशाल्लाह जरूर आएगा। हम जिस तरह बिलावल साहब इस वक्त पंजाब के चप्पे चप्पे में जाके जलसे कर रहे हैं और रैलीज कर रहे हैं और लोगों से जाके मिल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसे शो नहीं किया जैसे मियां साहब ने अपने आप को पहले से ही ऐलान कर दिया कि चौथी दफा वो बगैर इलेक्शन के वजीर आजम बन गए। बिलावल साहब इस चीज पर बिलीव नहीं करते, वो बैकडोर तरीके से आना नहीं चाह रहे, वो आना चाह रहे हैं अवाम के मैंडेट से। टफ है, मुश्किल है पंजाब में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। वी आर बिलीविंग इन पब्लिक, हम पब्लिक की वोट को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर फिर क्या टारगेट होगा, ये 7% से 70% पे जा सकेगा? देखें इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली एक तरीके से पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो है वो कॉर्नर दीवार से लगाया गया है। तो एक मेरे ख्याल में, और हमारी पार्टी के साथ ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज रही है कि हमारी जो लीडरशिप थी उसकी शहादत के बाद एक जाहिर है गैप आया, और चेयरमैन साहब ने भी पूरी कोशिश की है कि वो पंजाब में नए लोगों को भी लेके आ रहे हैं और पुराने लोगों को भी साथ रख रहे हैं, ताकि एक कलेक्टिवली पंजाब को हम दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि पंजाब को भी एक जमहूरी पार्टी की जरूरत है।
क्योंकि पंजाब में जो PMLN का तर्ज हुकूमत रहा है वो बिल्कुल, आप देखें ना, उन्होंने आज पाकिस्तान में जहां जहां हम डिफॉल्ट के तरफ जा रहे थे उसमें काफी हद तक किरदार नून लीग का रहा है। नून लीग का आज भी मंशूर यही है कि भाई एक जगह पे मेट्रो बना दो, एक जगह पे ऑरेंज लाइन बना दो, बस दैट्स इट। सर आपको भी तो ताने इसी चीज के मिल रहे हैं, आपको जो ताने दिए जा रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है, इतने बड़े बड़े लीडर्स तानेबाजी किस तरह से कर सकते हैं। आपको दानिश स्कूल का ताना दिया गया है, आपको मेट्रो बसेस का ताना दिया गया है, आपको पानी के टैंकर्स अपने घर पे डलवाने का ताना दिया गया है, कराची की सूरत हाल का ताना दिया गया है, अंदरून सिंध में डेवलपमेंट ना होने का ताना दिया गया है। ये शेर वालों ने आपको ताने दिए हैं। ये कुछ तो हकीकतें ऐसी हैं ना जो ग्राउंड और रियलिटीज हैं, इनकार तो नहीं किया जा सकता। देखिए, ताना तो फिर हम भी दे सकते हैं कि मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़ के भागने वाले शेर वाले ही थे। ये कौन सा शेर था जो मुश्किल वक्त में जो है वो मुल्क छोड़ के भाग जाता है। हम भी ताने दे सकते हैं कि भाई आपकी सियासत जो है वो आई, मी एंड माई सेल्फ और माई फैमिली से बाहर निकलती नहीं है। आप जो है वो अगर पंजाब का CM बनाना है तो हमजा शहबाज के अलावा कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं। तो आप जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो शहबाज शरीफ के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। शाहिद खाकान को आपने ऐसे दीवार से लगाया कि उस बेचारे को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो बातें तो हम भी बहुत कर सकते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ मुल्क से जो है वो बाहर से कर्जे लाके यहाँ पे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स लाके लॉन्च करना, जिससे वो फिर समझते हैं कि हम ये पूरा जिला खरीद लेंगे। इस तरह नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त वी नीड टू मूव ऑन। हमें इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। जो आज का 70% नौजवान है वो ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें हमें लाइक जिस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो रोड्स हैं, जो मेट्रो बसेस हैं, ये चीजें दीज आर इंपॉर्टेंट, बट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप नौजवानों को स्किल्ड एजुकेशन की तरफ ले जाएं। इस पे क्या पॉलिसी है PMLN की? कोई पॉलिसी नहीं है। आप नौजवानों को, आप मजदूरों को, जो मजदूर हैं उनको लेबर के लिए कोई आप प्रोग्राम लेके आए, वो उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट हम इस दफा अपने मैनिफेस्टो में लेके आए, लेबर कार्ड मुतारिफ करेंगे। हम हारियों के लिए किसान कार्ड मुतारिफ करेंगे। हम जो 30 लाख लोग हैं उनको हम मकान घर बना के देने सर, मैं इसी सवाल की तरफ आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप इस तरफ आ गए। ठीक है, मैंने पढ़ लिया, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा अपनी मेरे नाजरीन के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा है, उसको भी ऐड कर लें इसमें। ठीक है, आप बहुत फैसिलिटीज देंगे, आपके मंशूर में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। मुझे ये बता दें, इसके लिए पैसा कहां से जनरेट होगा? डेवलपमेंट के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि पाकिस्तान को आप दे सकते हैं? हम तो वो लोग हैं जो कि कपास की जगह पे गन्ने उगा रहे हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप हुई हुई है। कैसे होगा सर ये? पैसा कहां से आएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एग्रो इकोनॉमी है। इसको समझने के लिए हमें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो हमारे किसान हैं, अगर वो पिसते जाएंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें जितनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतने ही हमारे पास हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी और हम जो है वो अपनी लायबिलिटीज को भी क्लियर करते जाएंगे और हम ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। बट फॉर दैट यू नीड अ माइंड। आपको वो पार्टी चाहिए जो एक्सपीरियंस रखती हो, जो ग्रास रूट पे हो, जो किसानों की बात करती हो। जिस पार्टी की PMLN का मंशूर सिर्फ अशराफिया के लिए है, PMLN का मंशूर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान का सिर्फ मेरे ख्याल में 1% है। PMLN ने हर दौर में हुकूमत में आके उन्हीं को ही सपोर्ट किया है और उन्हीं को ही बेनिफिट्स दिए हैं, सब्सिडीज दी हैं। हम इस पे बिलीव नहीं करते। शायद यही वजह है कि जो अशराफिया है, जो एक 1% एलीट है, वो पीपल्स पार्टी को शायद उस तरह एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन हम बिलीव करते हैं मासेस पे, हम बिलीव करते हैं उन मुतवस्सित तबके के लोगों पे जिन्होंने अपना टैक्स का पैसा दिया है लेकिन उनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। हम उनकी बात करते हैं, हम उनको सपोर्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए पहले हमें उनका कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। चलिए, मेक सेंस, ठीक है। जी मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, साथ ही रहिएगा। जो बातें आप कर रहे हैं थोड़ी मंतकी भी लग रही हैं मुझे। देखते हैं कि आगे पाकिस्तान में क्या होता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद हम KP और सिंध की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक है, के बाद आपके सामने हाजिर है नोमान रिजवी साहब। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं नोमान रिजवी साहब, ये जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, एक साबिक वजीर आजम को सजा सुनाई गई है और हम मुख्तलिफ लीडरान जो कि पाकिस्तान में हुकूमत करते आए हैं या दिलों पे राज करते आए हैं, उनका कमो बेश हम यही हाल देखते हैं। क्या कमेंट है इसके आपके? देखिए, बात यह है कि सना हमारे यहाँ इस मामले में बड़ी मुस्तकिल मिजाजी है और जनाब आप देखेंगे सबके साथ बराबरी का रवैया होता है।
बस नाम चेंज हो जाते हैं। आप माशाल्लाह इनका पर्सन है, आप भी देखती आ रही हैं, हम तो 90 से देखते आ रहे हैं। ये सवाल मैंने आपसे बड़ा सोच समझ के किया था, मुझे पता था कि आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे। आज ये कि देखना साइकिल है हमारे यहाँ, हम लाख मना कर लें, लाख कुछ कर लें, लेकिन जो सिस्टम हमारे यहाँ चलता आ रहा है हम उसी मिजाज से चलते रहेंगे। बात ये कि आप देखें जितनी भी बड़ी पार्टीज हैं सबके साथ ये रवैया अख्तियार किया गया है। ये कोई निराला या अलग रवैया नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस मुल्क में अगर सियासत करनी है या हुकूमत करनी है तो ये रवैये भी सहने पड़ेंगे। और बात वही है कि अब कप्तान का फिर से कहने का वक्त आ गया कि मुझसे पहले से मोहब्बत ना मांग मेरे कप्तान। तो बात कोई इसमें वो तो नहीं है। इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ वालों को बात सोचनी समझनी चाहिए और तारीख उठा के देख लेनी चाहिए कि तमाम पार्टियों के साथ ये रवैया अख्तियार किया गया है। और सेम मतलब आप देखें तो मैं समझता हूँ जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके अंदर कितनी मुस्तकिल मिजाजी है, सेम अंदाज। मतलब चलिए नुमान रज़ी साहब, आपकी जुमले को ही पकड़ के एक और बात करते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग कप्तान, आपने ये जुमला कहा है, तो वो जो कराची वाले जिससे मोहब्बत करते थे तो क्या वो भी ऐसा कोई जुमला कह रहे हैं? कराची वाले किससे मोहब्बत करते थे? नाम सर वो 90s की आपने जो बात की ना, आप भी तो वहां पे लेके जा रहे हैं ना चीजों को कि मुस्तकिल मिजाजी है। देखें बात ये है कि 90s से मतलब मैं देखता आ रहा हूँ, जैसे मैंने देखा 90s से सियासत को उतार चढ़ाव। ये तो फिर भी बड़ी मेहरबानी है, पहले जमाने में तो ये होता था कि चलो हुकूमत से हटा देते थे, अब तो नाअहल कर देते हैं। अच्छा असल में फिर नाअहल वाली बात भी पूरी नहीं कर पाते ना ये अपनी, वो भी बीच में जो है वो खत्म हो जाती है नाअहली। तो ये जो 10 साल की नाअहली है, मैं ये बात समझता हूँ कि ये भी 10 साल तक नहीं चलती। बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे, ऐसे मामला हो जाएंगे कि इनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। और फिर किसी को भी मुकम्मल तौर पर तो खत्म किया जाता नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिपाही संभाल के रखते हैं एक दूसरे को डराने के लिए, आंखें दिखाने के लिए कि अगर कोई उनके मुताबिक नहीं चलेगा तो वो मौजूद होता है। तो तहरीक इंसाफ को घबराने की जरूरत नहीं। मैंने समझता है कि तहरीक इंसाफ घबरा जाए और जो है वो मायूस हो जाए। ये पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान में सब कुछ इसी तरह चलता आ रहा है और मजीद चलता आएगा। ज्यादा से ज्यादा 4 साल 3 साल परेशानी की बात है, फिर यही हुकूमत में होंगे और इनकी तारीफें हो रही होंगी और ये भी तारीफें कर रहे होंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी जो रॉकेट साइंस है? अच्छा सर, इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी आंख का तारा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हम मुकम्मल तौर पे सिंध की सियासत में पीपल्स पार्टी को ही देख रहे हैं। हालांकि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो कि अपने तौर से कराची में भी अपने आप को स्टेक होल्डर कहती हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि स्टेक होल्डर है कौन, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त अताप का शिकार नहीं है किसी भी मामले में? अगले देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वजह से आताब का शिकार कभी नहीं रही कि वो उसको जाहिर सी बात है। बात ये है कि उसे पता है कि कौमी खिदमत तो करनी ही नहीं है, तो जो बोल दिया जाता है मान लिया जाता है। करप्शन उन्होंने करनी है। देखें ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि देखें इस मुल्क में हुकूमत वही करता है जो पहले से पैसे जमा करा देता है। ये शादी हॉल और ग्राउंड वगैरह हो गए, जिस तरह एडवांस पैसे जमा करा दो 5 साल के और हुकूमत कर लो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो पैसों की कमी नहीं है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आंख का तारा होती भी नहीं है लेकिन बन जाती है। कमाओ पूत तो हर एक को प्यारा होता है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो काम करने अच्छा काम करे तो आग का तारा बने। आग का तारा बनने के लिए और भी बहुत मामला आते हैं, मुल्क भी तो चलाना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, चलो ठीक है, मैं इसको मजीद अगर कुछ डिफाइन करने की कोशिश करूंगी तो स्क्रीन पे मसाइल हो जाएंगे। आगे चलते जनाब मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, तनकीद आप सुन चुके हैं। कमाओ पूत है पीपल्स पार्टी और आंख का तारा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको आना पड़ता है, आगे लेके आते हैं और पीपल्स पार्टी से सिंध भी कोई नहीं ले रहा है। क्या कमेंट करेंगे? मैं इनकी बात नहीं सुन पाया, तो मुझे अगर थोड़ा डिटेल बताएं आप क्या कह रहे थे। चलिए सर, हम सवाल का रुख जो है बदल देते हैं क्योंकि बात जो है वो बहस पे चली जाएगी। सर मैं आपसे स्पेशली पूछना चाह रही थी, जो सवाल रह गया था, केपी में इस वक्त जो है वो लास्ट टाइम भी हमने देखा था निस्बतन पीपल्स पार्टी की सीट ज्यादा थी नून लीग के मुकाबले में, और इस वक्त जो है वो अपने तौर से नवाज शरीफ साहब केपी में मुख्तलिफ जगहों पे जलसे करने का, इलेक्शंस कैंपेन करने का आगाज करने का कह भी दे चुके हैं, अंदिया दे भी चुके हैं, बहुत जगह चीजें हो भी रही हैं। केपी में पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है? ANP भी वहां मौजूद है और इस वक्त लगता है कि तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो कम होगा किसी भी तौर से। देखें केपी में पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की है और चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन का जो है वो आगाज़ भी KPK से ही किया था। उन्होंने काफ़ी अपने प्रोग्राम्स वहाँ रखे और आज भी उनका एक जलसा था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह अग्रेसिवली कैंपेन वो चला रहे हैं KPK में, बल्कि चारों सूबों में,
तो PMLN, आई डोंट नो कि PMLN के फ्रेम ऑफ माइंड उनके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि उनको ये लिख के दे दिया गया है कि गवर्नमेंट अगली आपकी आ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर ये बड़ी एक शॉकिंग बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रल कैंपेन होती है वो ऐसा नज़र नहीं आ रही, हमें देखने में नज़र नहीं आ रही। आप माशाल्लाह मीडिया में हैं, आपको हमसे केपी में तो बिल्कुल भी नहीं है सर, केपी में कोई इलेक्शन कैंपेन हमें नजर नहीं आ रही है। एग्जैक्टली। तो PTI की तो सिचुएशन एक मुख्तलिफ है, उस पर तो हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, लेकिन PMLN तो इस वक्त इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मैदान में आ सकती थी, और मरियम बीबी जिस तरह आज जलसे में स्पीच कर रही थी, इस तरह की उनको वहाँ पे भी शायद जा सकती थी, उनको कोई हर्ज नहीं था। बल्कि इवन पंजाब में काफ़ी हद तक जो है वो लेट इन्होंने शुरू किया है, जिसपे चेयरमैन बिलावल साहब ने लाहौर में स्पीच में भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि भाई आप मैदान में आएँ, थोड़ा कंपटीशन हो, थोड़ा इलेक्शन का माहौल लगे। आप तो बिल्कुल ही घर बैठ गए हैं, बिल्कुल आपको घर से बाहर, जब से मियाँ साहब आए थे उस दिन से उनके सारे केसेस माफ़ होते गए, और वो घर में आराम से बैठ के मेरे ख्याल में पाए वगैरह खा रहे थे। उनको ये मश्योरिटी दी थी कि भाई आप घर से बाहर ना निकलें, रिजल्ट आप ले लें। तो अब इस तरह अगर होगा तो गवर्नमेंट जो भी आएगी, अगर मियाँ साहब समझ रहे हैं या अगर ऐसा होता है तो आई थिंक सो वो PMLN के अपने लिए जो उनका नारा था वोट को इज्जत दो, वो उसके ही खिलाफ फिर काम कर रहे हैं। फिर तो मेरे ख्याल में कोई डेमोक्रेटिक काम या डेमोक्रेटिक जो एक लेसन है वो सीखा नहीं है उन्होंने। वो फिर वही पॉलिटिक्स अपना जो एक लाडलापन उनको शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब के बाद उनको बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट द वे। जमहूरी ताकतें, जमहूरी पार्टीज अपने आप को खुद मजबूत करें तो बेहतर है, और पीपल्स पार्टी इसी में बिलीव कर रही है। हम हर मैदान में जो है वो खुद फ्रंट पे आ रहे हैं। चेयरमैन साहब खुद भी हैं, बीबी आसफा जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं, वो कराची में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रैली निकाली, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके उनकी बड़ी ज़बरदस्त पजीराई हुई। अभी वो अंदरूनी सिंध में भी जो है उन्होंने आज हैदराबाद में भी बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तेकबाल हुआ है। तो देखें ना, मतलब लोगों में जा रहे हैं ना, लोगों में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया, और इस बात की मैं तायद करूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त तमाम लीडरान में से और पार्टीज़ में से सबसे पहले वर्कर थे जो KP में भी जाके उन्होंने कैंपेन्स की हैं और अपने जो वोटर हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश की है। ये एक पॉजिटिव साइन है जिसको सराहना चाहिए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कराची की असल सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और जैसा कि मैं प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि हमारा आखिरी पार्ट जो है प्रोग्राम का वो कराची और सिंध की सूरत हाल पे होगा। नुमान रिजवी साहब से हम बात करते हैं। नुमान रिजवी साहब, कराची में क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं? इलेक्शन बहुत नज़दीक है और बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इत्तेहाद भी किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी पुरुम्मीद है। ओवरऑल सिचुएशन मुख्तलिफ इलाकों की क्या आपको नजर आ रही है? देखिए सर, इस दफा इलेक्शन जो है ना, कैंपेन पे मैं देख रहा हूँ कि लोग कैंपेन कर रहे हैं मुख्तलिफ इशू से। पहले तो मैं समझता हूँ कि उम्मीदवार जो हमारे मौजूद हैं उनको ये खटका लगा हुआ है कि शायद इलेक्शन हो या ना हो, ये एक अलग बहस है, ये भी एक मामलात हैं। दूसरी बात ये है कि देखेंगे इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन पोलिंग डे वाले दिन ताकत का मुजाहिरा करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। जंगल का कानून है, कराची में लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब आप देखें कि लियाकताबाद का वाकया, मच्छर कॉलोनी का वाकया, सोराब कोट का वाकया या न्यू कराची का वाकया, मतलब यहाँ लोगों की जानें ली जा रही हैं इलेक्शन की वजह से, और कोई जो है इसका रिएक्शन नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई किसी मैं प्रोग्राम में परसों भी मैंने ये बात कही थी कि वो जो पापोश नगर में के कब्रिस्तान में वो एक बाप खड़ा हुआ था, उससे लोग गले मिल रहे थे। उसका क्या कसूर है? उसकी जिंदगी लुट गई है इस इलेक्शन के चक्कर में, और पार्टीज जो है अपना खेल खेल रही हैं। 2 दिन 3 दिन की पार्टी है, उससे रोएगी, गाएंगी, बयानात देंगे, उसके बाद वो अपने उसमें लग जाएंगे। बात ये है कि देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये इलेक्शन बहुत अजीब सा इलेक्शन है, ताकत का इलेक्शन है। अगर लोगों ने अपनी ताकत आजमाई कर ली और जिनके पास अफरादी कुव्वत इलेक्शन वाले दिन मौजूद हुई पोलिंग स्टेशन पे, तो वो जोर जबरदस्ती करके इलेक्शन जीत जाएंगे। कराची का ये माहौल कह रहा है। वैसे बात ये है कि देखें, कराची में एक पार्टी थी MQM, जिसका नाम था, जो कि क्लीन स्वीप करा करती थी। था क्यों कह रहे हैं सर, वजह? आप वो मुनज़्ज़म नहीं दिख रहे हैं हमें, उस अंदाज में बिखर गए हैं, वो मामलात नहीं रहे, वो नजरिया नहीं रहा। लोग उस तरीके से MQM को सपोर्ट नहीं कर रहे कराची शहर में, जिस तरह इलेक्शन का माहौल होता था। अगर आप देखें कराची शहर में तो लग ही नहीं रहा वरना इलेक्शन। कराची में तो इलेक्शन 1 महीना 2 महीने पहले से अंदाजा हो जाता था कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं कराची शहर के अंदर। सर यही सेम बात जो है एक औरंगी के लोगों ने मुझे पिछले 1 हफ्ते में कही है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं। ये पहली दफा हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में।
मतलब बहुत अजीब इलेक्शन है। आप देखो इस इलेक्शन में मेरी समझ से बाहर है कि इलेक्शन वाले ने अल्लाह पाक रहम करे कि लोगों की जानें जाया ना हो। बात यह है कि देखें, जान बहुत कीमती चीज होती है। जिसका जाता है, जिसके घर से जाता है, जिसका लाल जाता है, उसी को पता चलता है। बाकी लोग 2 दिन 3 दिन रो लेंगे, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है, जो रियासत है, उसको सोचना समझना चाहिए कि अगर इलेक्शन लोगों की जानों दे के करवाने हैं तो ऐसे इलेक्शन से बात रहे, क्योंकि इलेक्शन के बाद कौन सी यहाँ दूध की नदियां बह जाएंगी और लोग जो है वो रिफॉर्म्स करना शुरू कर देंगे। तो सर और वो जो है जो इनकलाब आ एक जाएगा। एमक्यूएम से एक उम्मीद है, जाहिर सी बात है, एक वोट बैंक तो मौजूद है एमक्यूएम का यहाँ पे फिर कराची में, तो उनकी क्यों नहीं कैंपेन में नजर आ रही है? एक तजिया मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, क्या आपको लगता है कि सीट एडजस्टमेंट की वजह से वो सुकून से हैं कि भाई हमें इतनी सीट्स मिल जाएंगी, बाकी हमें बात करने की जरूरत नहीं है? असल में एमक्यूएम की अभी उम्र इतनी हो गई कि अब उसको अंदाजा हो गया है कि यहाँ लड़ने झगड़ने से और काम करने से कुछ नहीं होता, मामला पहले से तय होते हैं। अब उम्र हो गई ना 40 साल, जब बंदे की उम्र हो जाती है तो उसकी बहुत कुछ समझ आ जाता है, बहुत आंखें खुल जाती हैं उसकी। तो मेरे ख्याल से उनकी अब समझ में आ गया है कि अब जो है पहले से मामला तय कर लिए जाए और जो है सीटें कहाँ मिलनी है कहाँ नहीं मिलनी, क्योंकि 2018 का इलेक्शन इनके लिए भयानक ख्वाब से कम ना होगा, जिसपे इन्होंने उस अंदाज में मुश्किल हालात में, ऑपरेशन सर पर है, पाबंदियां लगी हुई, उस हालात में इन्होंने इतनी मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट वही मिला जो पहले से तय था। तो इन्होंने कहा इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है जब रिजल्ट पहले से तय है। तो मैं समझता हूँ इन्होंने बात वगैरह जो है इनकी पक्की वक्की हो गई है, कुछ मामला तय हो गए और उम्मीद यही है कि सीटें मिल जाएंगी इनको, तो इसलिए मेहनत कर नहीं रहे, वो अब समझदार हो गए। अच्छा सर, ये इनका ये तो बात ठीक है, लेकिन जो एक लंदन वाली एमक्यूएम है उसके तरफ भी लोगों का झुकाव में नजर आता है। जो बानी एमक्यूएम थे उनके लिए भी एक झुकाव नजर आ रहा है, और स्पेशली हम सोशल मीडिया पे फिर से एक्टिव देख रहे हैं, कुछ लोग अपने तौर से वीडियोस बना रहे हैं और खुद भी वो वीडियोस पे आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, उनका नैरेटिव भी सुन रहे हैं। आपको लगता है कि जो यहाँ का वोटर सपोर्टर था एमक्यूएम का और जो इस वाली एमक्यूएम का, उसमें कोई टकराव है, सोच का फर्क है? जो लंदन का हामी है वो यहाँ की एमक्यूएम को वोट देना पसंद नहीं करेगा, वो किसी और को वोट दे देगा? देखिए 2018 में जो वोट एमक्यूएम को पड़ा वो इस वजह से पड़ा, 7 लाख वोट पड़ा था एमक्यूएम को। वो इस वजह से वोट पड़ा था कि लोग इसमें थे कि ये एमक्यूएम जीतने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब से पाबंदी हटाने की बात करेगी। लेकिन जब रफ्ता रफ्ता आपने देखा जिस तरह एमक्यूएम ने अपने पैंतरे बदले और फिर जमनी इलेक्शन में देखा कि आवाम ने इनको टोटल रिजेक्ट कर दिया, 2000 और 1500, 3000 और 4000 वोट मिले इनको जमनी इंतखाबात में, ये हाल हुआ इनको। देखें कराची शहर में आप लाख कुछ कर लें, कराची का वोटर अल्ताफ हुसैन के नाम पर ही वोट डालेगा। लाख पाबंदियां कर लें, आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और अगर आजाद उम्मीदवारों को काम करने नहीं दिया जा रहा तो बात यह है कि हमारे मुल्क में आजाद उम्मीदवार भी इसी तरह है जैसे हमारा मुल्क आजाद है, उनके साथ भी वही जुल्म सितम हो रहा है जो एक आजाद शहरी के साथ होता है। तो आजाद उम्मीदवार उस अंदाज में नहीं लड़ पाएंगे, एक पार्टी होती है, एक मंशूर होता है, एक इंतखाबी निशान होता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि इन हालात में निसार पवार साहब को उठा के ले तो गए, कोई बोलने वाला है तो आप मुझे बता दीजिए, किसी मीडिया में किसी बंदे ने कोई आवाज उठाई हो, एक इतनी सी कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई निसार पवार साहब और उनके बेटे को लेके चले गए। लेकिन अफसोस जनाब, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई तजियाकार, कोई एंकर पर्सन, कोई मीडिया। ये जुल्म और सितम आप करेंगे तो फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि लोग जो है वो आपकी बात को मान ले कि आप सही बात कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब वाकई गद्दार थे, रियासत के खिलाफ थे। आप जुल्म और सितम के बात को दूसरी रुख पे भी लेके चलते हैं। मैंने कराची के एक और स्टेक होल्डर को भी देखा जो अपने आप को कहते हैं जी मैं महाजिरों का जो है वो लीडर हूं, अफाक अहमद साहब को मैंने विदाउट प्रोटोकॉल एक टेंट में आराम से चेयर पे हमने देखा, हम सड़कों पे आ जा रहे थे इस गाड़ी में, मैंने देखा कि वो अपनी कैंपेन चलाने में मसरूफ हैं। क्या आपको लगता है कि क्या अगला ये जो लीडर तलाश कर रही है कराची वो अफाक अहमद साहब होंगे जुबान की बुनियाद पे? देखिए बात ये कि कराची शहर में अफाक अहमद साहब को 30 साल लग गए ये बात मनवाने के लिए कि भाई मैं अपनी जगह खड़ा रहा हूँ और मैं सही था। 30 साल बाद इस शहर के लोगों ने आज उनको जो है इस बात पे सिर्फ तस्लीम कर लिया गया कि हाँ ये ठीक है कि ये कम से कम कौम के साथ, शहर वालों के साथ खड़े रहे। यहाँ तक के तो अफाक अहमद साहब को माना गया, लेकिन इलेक्शन का अगर हम रिजल्ट देखें उन 30 सालों में तो अफाक अहमद साहब भी, मैं नहीं समझता कि कोई खातिर ख्वाह उन्होंने कामयाबी हासिल की हो। देखें इस शहर की आवाम का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि देखें आपस में अगर लड़ोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये इत्तेहाद चाहती है ये कौम, कराची की आवाम बड़ी पुरअमन कौम है, ये लोगों को मिलाना वफादार लोग हैं, लोग ये चाहते हैं कि लोग इत्तेहाद में रहें। अफाक अहमद साहब को भी चाहिए कि देखें अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाने से बेहतर है कि भाई आप एक इत्तेहाद में आके आबाद करें। आप कब तक के, आपको कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, आप 30 सालों से माशाल्लाह आप सियासत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आज ये हुआ कि वो खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्योंकि जब जितनी दफा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको खातिर रिस्पॉन्स मिला नहीं।
उनकी अपने अच्छा हल से नुमान, लाठी एक से नहीं तरफ मिला। आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि जो इस वक्त इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं उनका इत्तेहाद को मायने नहीं रखता। ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर कीजिएगा नहीं, इसको। तो इत्तेहाद बात यह है कि आफाक अहमद साहब भी बात तो वो कर रहे हैं लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे। बात यह है कि आफाक अहमद साहब को चाहिए कि भाई खुल के बात करें ना। अगर वो इस शहर की नफ्स को समझते हैं, इस आवाम के को जानते हैं, आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, आवाम के दिलों पे राज करना चाहते हैं, तो जो आवाम के दिलों में मौजूद है उसकी खुल के हिमायत करें। वो हिमायत तो कर रहे हैं लेकिन आधी छुप छुपा के कर रहे हैं, मतलब साफ नजर आ भी नहीं रहे और छुप भी नहीं रहे। क्लियर होना चाहिए आफाक अहमद साहब को। आफाक अहमद साहब के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। अगर देखें, बात यह है कि जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। 60 65 साल उम्र हो गई, सियासत करते हुए हो गई। अब भी अगर आप जो है हकाइक से पर्दा छुपाओगे और सही बात सच बात नहीं करोगे तो कहाँ खड़े हो, क्या छोड़ के जाएंगे आने वाली नस्लों के लिए? आपको किस नामों से याद करेंगे लोग? मैं समझता हूँ आफाक अहमद साहब के पास बहुत बेहतरीन मौका है कि वो खुल के अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत करें जैसे तैसे और उनके लिए फाइट करें। अगर वो हम मान लिया, अगर कोई अदालत उनके खिलाफ फैसला दे दे तो हम ये शहर जो कराची मान लेगा कि हाँ भाई ठीक है, अल्ताफ हुसैन साहब गद्दार थे। फैसला कुछ आया नहीं है, अब वहां पे सारे मामला चल रहे हैं, सिर्फ कह दिया जाता है और सुन लिया जाता है। सर्टिफिकेट तो इस मुल्क में 75 साल से यही बट रहे हैं, सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट गद्दारी के बटे, और बटे कौन से सर्टिफिकेट? अच्छा सर, एक और मामले की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे अभी हाफिज नईम साहब भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन हर कोई कहता है जनाब जमात इस्लामी का कुछ नहीं होना, लेकिन ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड में देख रही हूँ कि जिस तरह से वो नौजवानों को सपोर्ट कर रहे हैं और अभी उनका वोट बैंक भी हमने देखा कि बढ़ गया है। जमात इस्लामी की कराची में क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? देखिए, जमात इस्लामी है सच कोई इतना ज्यादा खातर खा तो नहीं कर पाएगी, कोई मतलब कारकर्दगी, लेकिन चंद सीटों पे 1 2 3 सीटें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी थोड़ी सी अगर मेहनत करे, क्योंकि वो असल में ज़ेरे ज़मीन काम करने पे जो है वो जोर देते हैं। उनका काम करने का तरीक़ेकार बहुत निराला है, लेकिन क्योंकि कराची वाले जमात इस्लामी को भी देख चुके हैं, आजमा चुके हैं, और जमात इस्लामी ने जितना इस शहर को नुकसान पहुंचाया मैं समझता हूँ किसी ने नहीं पहुंचाया। सर वो कैसे? जब बात यह है कि जब अयूब खान साहब ने इस शहर को कहा था, कोटा सिस्टम की बात की, कोटा सिस्टम किसके दौर में लगा? जमात इस्लामी मौजूद थी। जब अयूब खान साहब ने कहा कि इसको मैं सूबा बना देता हूं कराची शहर को, तो जमात इस्लामी मौजूद थी जिसने मुखालफत करी थी। बात यह है कि जमात इस्लामी कराची को हमेशा कराची का सौदा कर देती है वफाक में जाके। अगर आप देखें तो हाफिज नईमुर रहमान की सियासत बिल्कुल अलग है और जमात इस्लामी की अमीर सिराजुल हक और उनकी मरकजी काबीना की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए ना कितना फर्क है। बात ये कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो बात करते हैं, मतलब उनको जो कराची में वोट मिला है अभी जमात इस्लामी को, और जो एक झुकाव आया है वो आया भी हाफिज नईम की वजह से। देखिए ना वही उन्होंने जो है वो कराची बेस पे बात की, मतलब बस उन्होंने बस नारे महाजर नहीं लगाया, बाकी तो सारी बातें करना शुरू हो गए वो। बात ये है कि उन्होंने कराची बेस, लेकिन वोट क्या मिला सना आप देखिए, उनको 115 वोटों पे भी चेयरमैन आया है इनका। मतलब आप 3% और 4% पे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में इनको जितवाने के बजाय इनको बंद कर देना चाहिए था, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में। मतलब इलेक्शन में खर्चा होता है और आप 3% और 4% वोट लेके इलेक्शन जीत रहे हैं, तो ये तो नुकसान करा इन लोगों ने, मैं समझता हूँ मुल्क और कौम का, खजाने का। अच्छा सर, हमने लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे, जाहिर सी बात है ये जो छोटे इलेक्शंस होते हैं बल्दियाती इलेक्शन, ये आपकी आगे की पिक्चर को क्लियर करते हैं। हमने उन इलाकों में भी पीपल्स पार्टी को कामयाब होते हुए देखा। इस वक्त हम ये नहीं बात कर रहे धांधली की ना, हम एक सपोर्टर की भी सपोर्ट होने की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे MQM का वोट बैंक मौजूद था या उससे पहले तहरीक इंसाफ मौजूद थी, एक वोट बैंक नजर तो आ रहा है पीपल्स पार्टी का। आपको लगता है कि लोगों का झुकाव है पीपल्स पार्टी की तरफ कि वो लोग ही बजट देते हैं तो जनाब इन्हीं को वोट दे दो, यही काम करेंगे? देखिए, कराची वाले अगर सारी पार्टियां खत्म हो जाएं और सच से पीएस पार्टी रह जाए ना कराची में वोट डालने के लिए, जब भी कराची वाले पाकिस्तान पीएस पार्टी को वोट नहीं देंगे। देखिए, कराची के साथ जो जुल्म सितम पीएस पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ, और इनके पास मौका था। देखिए, एक होता है कि मौका ना मिले तो समझ में आ रहे, पाकिस्तान पीएस पार्टी 15 साल लगातार हुकूमत कर रही है, और आप कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर या इवन सिंध का भी हाल देख लें, इंटीरियर में भी जाके, तो क्या हाल है। बारी के पाकिस्तान पीएस पार्टी को किस बुनियाद पे कराची वाले वोट देंगे? कराची वाले बड़े बाशऊर शहरी हैं, कराची वाले बेवकूफ नहीं है। देखें, ये सोलर सिस्टम पे नहीं बिक जाते, ये सरकारी नौकरी बिक के वोट नहीं दे देंगे, ये बाशऊर शहरी हैं, इलेक्टेबल्स नहीं होते। कराची वाले वोट बहुत सोच समझ के देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीएस पार्टी का कोई मुस्तकबिल कराची शहर के हवाले से है।
अच्छा सर, मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगी, जो बातें आपने की, मैं भी प्रोग्राम में कमोबेश ये कह रही हूँ कि कराची का जो वोटर है इस वक्त कंफ्यूज है, और कराची के नौजवानों को खास तौर पर नौकरियों के सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, एजुकेशन के सबसे ज्यादा इश्यूज हमारे बच्चों को हो रहे हैं। इस दफा जो सलूक किया गया है इंटर के एग्जाम्स में बच्चों के साथ और मैट्रिक में जो कुछ सलूक किया जा रहा है, पहले पर्चियां दे दे के उनको नाकारा बनाया गया और उसके बाद जो है अब रिजल्ट जो कुछ आ रहे हैं वो एक अलग सवालिया निशान है। इन इश्यूज को एड्रेस असल में कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि फेडरल को भी कोई दिलचस्पी है कराची के मामलात से। देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, बात ये कि कराची के साथ मसला ये है कि कराची वोट देता है कराची वालों को, यहाँ हुकूमत करता है कोई और, पाकिस्तान पीएस पार्टी। देखें, जब आपने वफाक की बात की तो मैं ये बात कहता हूं कि कराची शहर को वफाक में दे देना चाहिए दोबारा। तो कम से कम मैं ये बात समझता हूं कि कराची को अगर आप वफाक में दे देते हैं तो हम ये सोचेंगे जो हमारे टैक्स का पैसा है तो कल उसका 75% नहीं तो 25% तो शहर पे लग सकता है। कम से कम वफाक इंसाफ तो करेगी, लेकिन पाकिस्तान पीएस पार्टी के साथ तो बहुत मुश्किल है इस शहर का गुजारा करना और होना। देखें, यहाँ दो इकाइयां वादे तौर पर हैं, समझने और सोचने की जरूरत है हमारे रियासती इदारों को और हुकूमत को और करता धरताओं को कि देखें इस शहर के मसला क्या है, बेसिक इशू क्या है। इस शहर का वोट देता है किसी को और हुकूमत कोई और करता है, ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ इस शहर को दोबारा जो है वफाक में दे देना चाहिए और वफाक से इस शहर को चलाना चाहिए, तो बहुत बेहतरी आ सकती है इस शहर के अंदर और इस शहर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। नुमान, आखिरी 1 सेकंड है आपके पास, मुझे जवाब दीजिएगा। एक तरफ जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ सिंध के मामले में खामोश रहा जाता है। ये कंफ्यूजन वाली पॉलिसी एक जमात की, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि जनाब पंजाब में हो जाते हैं, वहाँ सूबे की बात करते हैं और कराची में इनकी धरती माँ हो जाती है। भाई, धरती माँ तो सिर्फ पाकिस्तान है। देखें, यूनिट बनाना कौन थी, कयामत आ जाएगी। कोई खुदा ना खासा मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ थोड़ी है। सेपरेट यूनिट की अगर आप बात कर लें तो ये आग बगोला हो जाते हैं, जुल्म और सितम पर उतर आते हैं। आप ये जिले खुद मुख्तारी देने को तैयार नहीं है तो सेपरेट यूनिट की बात तो बहुत दूर की बात है। तो भाई, अगर आपको सेपरेट यूनिट इतना बुरा लगता है तो मैं समझता हूँ वफाक को अपना किरदार, बड़े भाई के नाते उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी। आप यकीन करें, अगर कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची में बहुत पोटेंशियल है, हमें IMF जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शहर में इतना पोटेंशियल है, इतने ज़हीन लोग मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा वफाक कराची पे ध्यान दे दे और अपने सुपरविजन में रख ले तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा अब्दुल्ला बलूच साहब पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद थे। मसला वही है कि वाकई 2024 के इलेक्शन जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने मसलों को ठीक नहीं किया तो आप धरती से ही मिट जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप मुखलिस होकर पाकिस्तान की खिदमत करें। ये सियासतदानों को पैगाम है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।